हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है इंटरमीडिएट फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सीरीज़ में। इससे पहले हम सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 4 का तक हमने सॉल्व किया था। तो इस नेक्स्ट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ख पार्ट। इसमें जो गिवन डेटा दिया हुआ है वो है तार में प्रवाहित धारा 20 एम्पियर। इससे कुछ दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन की गति यानी उसका जो वेग है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी जो दिशा है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ। और इसमें ये भी दे रखा है कि करंट की जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तार और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, जैसा कि आप सभी करना है कि जो भी यूनिट्स ऐसा यूनिट में नहीं है उसको फटाफट से ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें निकालना है वो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल को निकालना है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से उत्पन्न होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्रवाहित आवेश है उसकी वजह से उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होता है और अगर उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक निश्चित बल लगता है। तो उसी बल की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, इसमें एक मैंने अनंत लंबाई का तार बनाया है, उससे कुछ दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन की गति को मैंने दर्शाया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर हमें लग रहा है कि कोई ज़रूरी उसमें फिगर बनना है, जल्दी से उसको फिगर को आप बना लेना चाहिए। तो हम जानते हैं तार से लंबवत दूरी पे किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए हम बायो सावर्ट का नियम का यूज़ करते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस है क्योंकि ये तार जो है वो अनंत लंबाई का है। तो इसमें हम बायो सावर्ट का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि आप देख सकते हैं B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन आर। आई यहाँ पे प्रवाहित धारा है, आर यहाँ पे लंबवत दूरी है पार्टिकल की, उस कण की और तार से। बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से B की वैल्यू जो आएगी वो 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। यूनिट का लगाना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ सबसे समझने वाली बात जो है, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है, तो इसका मैंने परिमाण तो निकाल लिया, अब हमें इसकी दिशा भी पता करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे दिशा निकालने के लिए बहुत सारे हम तरकीब का यूज़ करते हैं। जो तरकीब यूज़ करता हूँ वो ये है कि दोस्तों जो मेन बायो सावर्ट का जो फॉर्मूला होता है जिसको लेके हम केस बाई केस नए नए फार्मूले निकालते हैं, जो मेन फार्मूला बायो सावर्ट का होता है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है उसके अंदर आता है फार्मूले के अंदर जो L और R जो वैल्यूज़ होती हैं, जो वेक्टर होते हैं, उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है L और R में। L यहाँ क्या है, L यहाँ लंबाई है, ये विस्थापन होता है वो उस दिशा में ले जाता है जिस दिशा में हमारा धारा प्रवाहित होती है। तो L की दिशा वो होगी जिसमें हमारी धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही होगी, और R की भी दिशा होगी कि तार से किस दिशा में कण है उसकी दिशा क्या है। जानते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है यानी x, y और z एक्सिस, उसके जो एकांकी वेक्टर i, j और k कैप होते हैं उसकी हेल्प से हमें यहाँ रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। धारा है वो उत्तर से दक्षिण है, यानी अगर एकांकी वेक्टर के टर्म में बात करी जाए तो वो हो जाएगा -j, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की दिशा जो y एक्सिस है और पूर्व से पश्चिम दिशा होती है वो x एक्सिस होता है, x अक्ष होता है। तो यहाँ पे i की जो दिशा है वो हो जाएगी -j, और जो r जो विस्थापन है उसकी दिशा है हमारी पूरब की तरफ यानी +x एक्सिस, तो जिसका एकांकी वेक्टर होगा i कैप। तो दोस्तों ये जो मेन फार्मूला होता है उसके अंदर होता है हमारा L क्रॉस R। तो L यहाँ पे होगा -j क्रॉस R मतलब i वेक्टर। तो दोस्तों जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -j क्रॉस i वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लाई निकल के आएगा वो आएगा
के वेक्टर। के वेक्टर का मतलब होता है कि जेड अक्ष की दिशा में ऊपर की तरफ, प्लस के का मतलब है कि प्लस जेड ओ यानी ऊपर की तरफ। अगर हम कागज़ के पृष्ठ की बात करें तो जस्ट कागज़ के लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब आगे हम यूज़ करेंगे कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल का सूत्र होता है वो होता है, अगर हम बिना किसी अगर दिशा की बात करें, इसमें कोई दिशा अगर ना देखें तो वो सीधा निकल जाता है। F बराबर क्यू वी वी। क्यू यानी आवेश कण है उसका आवेश, वी है उसकी जो भी उसका वेग है, और बी है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। बट दोस्तों इसका जो सदिश के टर्म में जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि F बराबर क्यू इन वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि किसी भी एक पर्टिकुलर आवेश पर लगने वाला बल की जो दिशा होती है वो वी वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी दिशा निकल के आती है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ हमें देखना है कि जो भी कण का जो वेग है उसकी दिशा क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो वेग की दिशा इसमें दी हुई है, गिवन है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी ऊपर की ओर। तो ये हो जाएगा प्लस जे क्रॉस बी वेक्टर की दिशा हम निकाल चुके हैं जो कि ऊपर की तरफ था, यानी के कैप। तो जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा आई कैप। आई कैप का मतलब होता है कि पूरब दिशा की ओर। अगर आप इस फिगर में देख सकते हैं, अगर दिशा से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको फटाफट से ये जो आपको फिगर दिख रहा है हमारा डायरेक्शन वाला कि उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, और इसमें हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स वाई और जेड एक्सिस के जो एकांकी वेक्टर होते हैं उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो इन दोनों की हेल्प से हम प्रॉपर दिशा हम किसी भी सदिश राशि की निकाल सकते हैं। तो इसकी जो दिशा की वैल्यू आई थी एकांकी वेक्टर के टर्म में वो आई थी आई कैप। आई कैप का मतलब होता है यानी प्लस एक्स एक्सिस जो हमारी दिशा है पूरब दिशा। तो अगर ये आवेश जो है वो अगर धनात्मक आवेश होता तो इस पर लगने वाले फोर्स की दिशा जो होती पूरब यानी प्लस आई वेक्टर की तरफ होती। बट दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि ये जो आवेशित कण है ये इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इस पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसके केस में इसकी जो दिशा है वो जस्ट विपरीत हो जाएगी, यानी पहले थी पूरब बट इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऋणात्मक आवेश होने की वजह से इसकी दिशा बदल जाएगी, यानी वो पूरब से पश्चिम हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा में इस पर 1.28 इंटू 10⁻² न्यूटन का बल लगेगा। बल की यह वैल्यू क्यू वी को जब हमने सॉल्व किया है, जब आंसर हमने इसमें क्वेश्चन जब क्यू वी की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट करी है तो सबका जब मल्टीप्लाई किया है तब ये वैल्यू आई है। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का ड पार्ट। दोस्तों इसमें गिवन है, अंदर जो गिवन डेटा है वो दिया है लैम्डा, यानी जो इलेक्ट्रॉन बीम जो उत्पन्न हुआ है उसकी तरंगदैर्घ्य दी है 0.41 एंगस्ट्रॉम, और इसमें विभवांतर जो इलेक्ट्रॉन पर विभवांतर लगाया गया है उसकी वैल्यू पूछी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को जब हम उस पर वोल्टेज लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें ईवी एनर्जी स्टोर होती है, और ये एनर्जी जब फोटोन इनकी वजह से जब फोटोन निकलते हैं तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो प्लैंक के नियम के अनुसार होती है hc/λ। यहाँ पे h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, c जो है प्रकाश की चाल है, और लैम्डा उस पुंज की तरंगदैर्घ्य है। तो दोस्तों इस केस में जो EV यानी जो वोल्टेज लगाने पे जो एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर वो इस फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी। तो मैंने यहाँ पे EV बराबर hc/λ जो कि एक फार्मूला है, फार्मूला भी है, तो यहाँ से हम V की वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। वो हो जाएगा hc/E इंटू लैम्डा। तो दोस्तों हमें H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और इसकी वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज में ये सब वैल्यू वो दे रखी होती है। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले हमें लैम्डा यहाँ पे जो दिया है वो एंगस्ट्रॉन्ग में दिया है, तो फटाफट से हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। एक एंगस्ट्रॉन्ग में 10⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ आगे मैंने बस
इसमें सारी वैल्यू डाल के इसको मैंने सॉल्व किया है, और सॉल्व होने के बाद हमारा जो वोल्टेज आया है वो आया है 3.018 इंटू 10⁴ वोल्ट। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5 का ख पार्ट। इसमें जो गिवन डेटा दिया है वो है तार की लंबाई 3 मीटर, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 0.02 mm², और प्रतिरोध दिया है 2 ओम। इसमें विद्युत चालकता यानी रोक। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता का जस्ट उल्टा होता है। अगर हमारी प्रतिरोधकता कम है तो हमारी चालकता ज़्यादा होगी, उल्टा होता है। प्रतिरोधकता के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर आपको पता हो, वो फार्मूला है R बराबर ρL/A। यहाँ पर रो उसकी प्रतिरोधकता है, L तार की लंबाई, E उसका है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और R यहाँ पे प्रतिरोध है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रतिरोधकता की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी रो बराबर RA/L। तो बस वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से जो चालकता की वैल्यू आएगी वो आएगी L/R इंटू A। L की वैल्यू दे रखी है, गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, और A की वैल्यू गिवन है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरह से फार्मूला बेस्ड था, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो आगे मैंने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया है, और फिर मैंने यहाँ सॉल्व किया है, तो हमें प्रतिरोधकता यानी चालकता की जो वैल्यू आई है 7.5 इंटू 10⁷ ओम मीटर इनवर्स। इसका जो मात्रक है ओम मीटर का उल्टा है, क्योंकि जो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक हम जो हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है R बराबर ρL/A से हम उसका भी मात्रक निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का ग का अथवा वाला पार्ट। दोस्तों इसमें जो गिवन डेटा है वो है L बराबर 100 माइक्रो हेनरी, यानी इन्होंने जो प्रेरकत्व की वैल्यू दे रखी है वो 100 माइक्रो हेनरी है। तो फटाफट से हम इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो माइक्रो को 10⁻³ से मैंने इंटू कर दिया है। उसके बाद इन्होंने जो गिवन डेटा में दे रखा है वो फ्रिक्वेंसी दे रखी है, वो है 2 × 10⁻³ हर्ट्ज़, और इसने पूछा है कि वैद्युत धारिता का वह मान जिसमें अधिकतम धारा प्रभावित हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि ये एक LCR परपथ है, और इसमें जो I मैक्स की जो कंडीशन होगी वो I अधिकतम तब होगा जब इस परपथ की जो प्रतिबाधा है वो मिनिमम होगी। दोस्तों हम जानते हैं एक रिलेशन V बराबर I इंटू जेड, वोल्टेज बराबर धारा इंटू प्रतिबाधा। तो धारा और प्रतिबाधा उल्टे होते हैं। तो और LCR परपथ के लिए जो हमारा प्रतिबाधा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो वो होता है Z बराबर अंडर के अंदर R² ω/L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। ω/L यहाँ पे प्रेरक की प्रतिघात है, 1/ωc धारितीय प्रतिघात है। दोस्तों प्रतिबाधा के इस फॉर्मूले से हम साफ देख सकते हैं कि अगर हमारा ω/L और 1/ωc की वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो प्रतिबाधा मिनिमम हो जाएगी, और वो होगी उस परपथ में लगे प्रतिरोध के बराबर। तो यहाँ से धारा अधिकतम होने की कंडीशन ये होती है कि ω/L और 1/ωc ये आपस में बराबर हो जाए, प्रतिबाधा जो है वो निम्नतम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसी कंडीशन को हम अनुनाद की स्थिति बोल देते हैं। तो आगे मैंने इन दोनों वैल्यूओं को, दोनों प्रतिघात को मैंने बराबर किया है। तो ω/L बराबर 1/ωc, यहाँ से हमें C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C बराबर आया है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1/ω² इंटू L। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, और यहाँ वैल्यू जो है वो ओमेगा यानी कोणीय वेग है। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2πf ये फार्मूला होता है। तो इसकी हेल्प से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। L की वैल्यू हमें पता है। इन दोनों वैल्यू राशियों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है, और इसको मैंने सॉल्व किया है। तो C की वैल्यू आई है 6.33 × 10⁻⁻8 फैरेड। ये संधारित्र की धारिता की वैल्यू है जिस पे परपथ में प्रभावित धारा अधिकतम होगी।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5 का ड। दोस्तों इसके अंदर जो गिवन डेटा है वो है कार्यफलन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी जूल एनर्जी का मात्रक है, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मैंने फटाफट से इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है। और इसमें जो आपतित एक्स किरण की जो वेव लेंथ है यानी तरंग दैर्घ्य वो दी है, तो 100 एंगस्ट्रॉम को मैंने 100 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट किया है। और इसके अंदर जो पूछा गया है वो है अधिकतम गतिज ऊर्जा की वैल्यू बताइए। दोस्तों ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि आइंस्टीन का वैद्युत प्रकाश नियम, आइंस्टीन का वैद्युत प्रकाश नियम कहता है कि आपतित फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बराबर होती है किसी धातु के पृष्ठ में इलेक्ट्रॉनों को अंदर से सतह पर लाने में व्यय ऊर्जा प्लस जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं उसके बाद उसकी बची हुई जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती है। तो आपतित फोटोन की जो भी एनर्जी होती है वो दो कार्य में परिवर्तित होती है। पहला है कार्यफलन और दूसरा है गतिज ऊर्जा। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो hc/λ, अगर उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा है तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा hc/λ बराबर फाई नॉट यानी कार्यफलन प्लस 1/2 mv², मैक्सिमम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। यहाँ से हम पक्ष को गतिज ऊर्जा वाले पक्ष को हम इधर लेके आएंगे तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आएगा 1/2 mv² बराबर hc/λ माइनस फाई नॉट यानी कार्यफलन। दोस्तों हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है। c की वैल्यू हमें पता है, h प्लांक नियता की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है और कार्यफलन की वैल्यू भी उसने दे रखी है। यहाँ से मैंने सारी वैल्यूओं को इसमें पुट किया है फॉर्मूलों के अंदर और इसको मैंने सॉल्व किया है। तो मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आया है, आप देख सकते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर 19.16 इंटू 10⁻⁻80। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मतलब ही ना बने। और वीडियो अपलोड होते ही अगर इस बात की जानकारी आप सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।